दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको 1786 अधिनियम एक्ट ऑफ 1786। कल मैंने आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को बताया था। आज मैं एक नया जो एक्ट बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा और जो अगर आपको समझ में आए मेरी बातें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो मेरी अगर भाषा आपको थोड़ा अजीब से लगे तो बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की शुरुआत से करते हैं। 1781 किस लिए पारित किया गया था? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी, इस वजह से 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था। एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है 1783 का डंडाज अधिनियम तथा फॉक्स का भारतीय विधेयक किस उद्देश्य से लाए गए थे? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है। पहली क्वेश्चन ये आता है, किसी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार के पतन का प्रथम और अंतिम उदाहरण कौन है? इसको आप कमेंट में बताइएगा। मैं तो वैसे उत्तर आपको बता दे रहा हूँ। फॉक्स का अधिनियम, फॉक्स का भारतीय अधिनियम। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जो बताइएगा। अब इसमें एक पॉइंट और बढ़ता है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था? तो आप लोगों को तो पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये यूपी पीसीएस मेंस में 2010 में भी पूछा गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल और परिषद को किस एक्ट के द्वारा छूट प्रदान की गई? तो आपको पता ही होगा, अधिनियम 1781, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी बढ़ता है, किस अधिनियम की तहत कंपनी को उपहार लेने का प्रतिबंध लगा दिया गया था? जो मैंने कल आपको पढ़ाया था 1784 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके अनुसार जो कंपनी पे एक प्रतिबंध लगा दी गई 1784 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि कोई भी मतलब आप उपहार नहीं ले सकते किसी राजा से या कोई और। अब किस गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों को शक्तियाँ प्रदान की गई थी? उस समय बताइए 1784 में जो में भी ब्रिटेन में के प्रधानमंत्री पिट्स थे। पर यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जी। चलिए मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा अपने तरीके से। अब शुरुआत करते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 के इस अधिनियम द्वारा दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। प्रथम, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा, गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति भी बना दिया गया है। ये 1786 का एक्ट है। इसमें दो ही पॉइंट थे कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने पर अपने निर्णय को लागू करने का प्रावधान अधिकार दे दिए गए। मतलब जो पहले से जो निर्णय अगले लिया हो तो उसमें सुधार कर सकता है। दूसरा, गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति भी बना दिया गया है। अब मैं आपको चार्टर एक्ट 1793 को
बताने जा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। चार्टर एक्ट 1793 3 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए लिखित विधियों द्वारा शासन का शीघ्रेश किया गया है। यानी जहाँ जहाँ ब्रिटिश लोगों का आधिपत्य था वहाँ पर लिखित विधियों द्वारा शासन का शुरुआत की गई थी। दूसरा, सभी कानूनों तथा विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालयों को दे दिया गया है। सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार, जो कानून बन रहे हैं, विनियम बन रहे हैं, उनको उनके अधिकार को न्यायालयों को दे दिया गया है। तीसरा, नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का व्यवस्था की गई है। पहले वेतन जो है कहीं अलग से जो है मिलता था उनको कंपनी के खर्चों से। अब जो एक नियंत्रण मंडल बना दिया गया है, उस नियंत्रण मंडल के थ्रू जो राजस्व प्राप्त होता था उनसे जो है उनको वेतन देने की व्यवस्था की गई है। अब जो है एक नया जो है आपको चार्टर बताने जा रहा हूँ। चार्टर 1813। अब 1813 में क्या है इसको हम बताने की कोशिश करूँगा। इस राजलेख द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण को और अधिक बढ़ा दिया तथा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देते हुए सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई है। मतलब इस राजलेख में जो है कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। इस राजलेख को जब लागू किया गया है तो कंपनी का नियंत्रण को और अधिक बढ़ा दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में नियंत्रण बढ़ा दी है। इसमें क्या है, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर, पहले एक अधिकार होता, मतलब जो कंपनी वहाँ स्थापित की गई थी उन्हीं को अधिकार था व्यापार करने का। अब इसमें ब्रिटिश सरकार जो है इन्वॉल्व हो गई है। अब उनको जो है नियंत्रण हो गया, कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इसका लेखा जोखा जो है ब्रिटिश सरकार लेती है। तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देते हुए सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई। मतलब जो ब्रिटिश निवासी वहाँ थे उस समय, अब उनको जो है भारत से व्यापार करने का अधिकार मिल चुका है। केवल चीन के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। मात्र वो चीन के साथ ही एकाधिकार व्यापार कर सकते थे, बाकी कहीं अन्य जगहों पर नहीं कर सकते थे। चाय के व्यापार पर भी कंपनी का अधिकार पूर्ववत बना रहा। चाय का जो व्यापार करते थे उनका पहले से बना रहा कंपनी का। इस राजलेख ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। मतलब ये है, इस राजलेख में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सरकारों द्वारा बनाई गई विधि को ब्रिटिश सरकार द्वारा मंजूरी मिलना अनिवार्य हो गया है। जब तक ब्रिटिश सरकार जो है मंजूरी नहीं देगी तब तक ये विधि को माना नहीं जाएगा। इस राजलेख द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में सर्वप्रथम धर्म प्रचार की अनुमति दी गई है। इस एक्ट के थ्रू जो है ईसाई वर्ग जो थे उनको अपना
धर्म का प्रचार करने का अधिकार भी प्राप्त हो चुका है। कंपनी के बढ़े हुए कार्यों के लिए अधिक संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस राजलेख द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अब कंपनी में जो बढ़े हुए कार्य थे और जो कर्मचारी की जो आवश्यकताएँ थी, इस राजलेख द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर, अब कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए तक खर्च करने का प्रावधान कर दिया है। 1813 के इस राजलेख द्वारा दिए गए मुक्त व्यापार का सबसे पहला दुष्प्रभाव, भाई कुछ एक्ट तो पारित होंगे ही तो उसका दुष्प्रभाव, कमियां तो होंगी। अब इसमें क्या कमी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। व्यापार का सबसे पहला दुष्प्रभाव ये हुआ कि भारत के सूती कपड़ा उद्योग पर पड़ा और भारत जो कि कपड़े का घर कहलाता था, विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि इस एक्ट का दुष्प्रभाव ये हो कि भारत जो सूती वस्त्र का व्यापार करता था, अब उन पे जो है सस्ते दामों पे जो कंपनी कपड़े ला के यहाँ जो अपना उद्योग करती थी, यहाँ बेचती थी, तब वो वहाँ के जो जुलाहे थे तो उनके ऊपर तो काफ़ी जो है बोझ तो पड़ेगा ही। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ 1813 का राजलेख, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1813 के चार्टर अधिनियम के लागू होने के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई। इस पर समुचित एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 और 1829 में इन 3 अधिनियमों को पारित करके कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किए, परंतु इनसे वांछित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। मतलब 1813 के बाद कई एक्ट अभी पारित हुए जिनका मतलब जिक्र ज़्यादा नहीं है। 1814 में हुआ था, 1823 में हुआ था और 1829 में हुआ था। तो थोड़ा बहुत इससे तो मदद मिली ही, परिणामतः जो है ज़्यादा नहीं मिल पाई। अब इसलिए अब 1833 का जो चार्टर पारित हुआ उसमें परिणामतः ये हो कि इस राजलेख के जरिए निम्न प्रावधान ये हैं। इस राजलेख द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाकर देश के शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया है। अब इस 1813 के चार्टर एक्ट में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले 3 था, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, कलकत्ता, यहाँ पे अलग अलग जो गवर्नर जनरल थे। अब जो है बंगाल के गवर्नर जनरलों को पूरे भारत देश का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया है इस एक्ट के माध्यम से। चीन तथा चाय के व्यापार सहित कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब चीन में भी जो एकाधिकार था व्यापार करने का वो भी समाप्त हो चुका है तथा कंपनी को अब प्रशासनिक राजनैतिक उत्तरदायित्व सौंप दिया गया है। अब कंपनी जो प्रशासनिक राजनीतिक जो है काम किया करती थी। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, परंतु नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अब भी इन कानूनों को रद्द कर स्वयं कानून बना सकता था। अब जो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है अब कानून बना सकती है।
तो इसमें एक चीज़ और है कि नियंत्रण मंडल अब भी मतलब पावर में है कि वो उस कानून को वो जो है रद्द कर सकती है। ये 1833 का है, जो 1813 से पारित हुआ है। इससे पहले भी जो चला आ रहा नियंत्रण मंडल जो हमारा था अंग्रेजों का, सॉरी, उनको अभी भी अधिकार है कि अगर कंपनी अगर वहाँ के गवर्नर जनरल बंगाल को, भाई अब तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत देश का गवर्नर जनरल बना दिए गए, तो उसके कुछ सदस्य होंगे, परिषद होंगी, तो अब वो परिषद प्लस गवर्नर जनरल जो भी कानून बनाएगी उसको अभी भी रद्द करने का अधिकार अभी भी नियंत्रण मंडल को है। रेगुलेटिंग एक्ट ने प्रशासन के केंद्रीकरण की जिस प्रक्रिया को प्रारंभ किया, इस राजलेख के जरिए गवर्नर जनरल के अधिकार को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर स्थापित करके उसे पूरा कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक परामर्श देने हेतु विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। कि पहले ये था कि पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, उसमें फिर उन्होंने 1813 में एक सदस्य को घटा दिया है, तो बचे 3। अब इसमें एक सदस्य नया जोड़ दिया गया, विधि सदस्य, जो खाली विधि का नियम, विधि का जो है समन करता था वो। साथ ही गवर्नर जनरल को विधि आयोग गठित करने का अभी अधिकार दिया गया है। अब एक विधि आयोग था, उसको गठन करने का अधिकार भी अब जो है गवर्नर जनरल को मिल चुका है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये निकलता है कि भाई अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामों में, वनडे एग्जामों में, कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसने किया। तो आप नॉर्मल तौर से आप बता सकते हैं लॉर्ड मैकाले ने जो है इसका गठन किया था। इसकी अध्यक्षता जो लॉर्ड मैकाले ने की थी। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया। पहले बम्बई बनाती थी, मद्रास ही अलग अपना बनाता था। अब इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि अब पूरे भारत देश का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल बन गए। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था पूरे भारत देश का गवर्नर जनरल हो गया। तो अब ये बंगाल और मद्रास विधि बनाती थी, अब उनका अधिकार भी उनसे छीन ले गए। अब ये जो ये गवर्नर जनरल बनाती है, जिसमें एक सदस्य भी जुड़ चुका है, विधि सदस्य। पहले 4 थे, 4 में से फिर सदस्यों में से एक सदस्य को घटा दी गया, बचे हुए 3। अब इस अधिनियम के तहत जो है एक सदस्य और भी जोड़ दिया गया, जिसमें विधि सदस्य हैं। अब गवर्नर जनरल को विधि आयोग का गठन भी करने का अधिकार भी प्राप्त हो चुका है। भारत में दास प्रथा को निषिद्ध करके 1873 में इसे समाप्त कर दिया गया है। दास प्रथा को, पहले दास प्रथा हुआ करती थी, अब उसको निषिद्ध कर दिया गया। 1873 में इसे समाप्त कर दिया गया था। राजस्व के संबंध में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार दिया गया और अब वह संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट तैयार कर सकता था। अब उसको इतना पावर मिल गई कि पूरे भारत देश का बजट भी अब वो तैयार करने लगेगा। क्योंकि अब ये धारा 1873 का एक चार्टर एक्ट था, इसके पारित होने की वजह से राजलेख की धारा 87 के तहत सरकारी सेवा के लिए केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर किसी भारतीय को अयोग्य न समझे जाने का प्रावधान किया गया है। अब इसमें एक
विधि बनाई गई है कि कोई भी भारतीय अगर उसमें ज्वाइन होता है तो उसको धर्म, जन्म स्थान, वंश के नाम पर हटाया नहीं जा सकता। भारतीय विधियों के संहिताकरण के लिए प्रथम विधि आयोग का गठन इस अधिनियम का परिणाम थी। अतः भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत भी इस चार्टर में दिखाई देती हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन निकल आता है कि पहला वो कौन सा चार्टर एक्ट है जिसमें से हमको आंशिक तौर पर जो है विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, संविधान बनाने का। तो ये एक पहला एक्ट है, ऐसा है 1833 का, जिसमें थोड़ा सा हमको झलक मिलती है संविधान बनाने का, निर्माण करने का। और वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान बना है तो कई देशों से कुछ लेते हुए बना हुआ है। 1833 के अधिनियम पर उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम तथा जेम्स मिल के साथ साथ लॉर्ड मैकाले का विशेष प्रभाव था। 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता था। मतलब जो विधि बनती थी उसको एक नया नाम दिए गए, विनिमय। परंतु इस राजलेख के अधीन निर्मित विधियों को अधिनियम कहा जाने लगा। परंतु इस राजलेख के अधीन निर्मित विधियों का मतलब इस राजलेख के थ्रू अगर कोई विधि बनी है तो उसको राजलेख, उसको अधिनियम कहा जाने लगा। चलिए मैं आप अपनी यह वाणी ही समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो, जो मैंने अभी आपको जो है पढ़ाया है, कुछ आंशिक आपको अगर समझ में आया हो तो आप मुझे सपोर्ट करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। मुझको जो है एक बार आप बताइएगा कमेंट में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।